जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एग्जाम सूत्र पॉलिटिकेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज से हम हिंदी भाषा एवं व्याकरण की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। जो चाहे ईएसबी की परीक्षाएं हो, एमपीपीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे इंडिया लेवल पर होने वाली परीक्षाएं हो, जिन परीक्षाओं में हिंदी भाषा या व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज अत्यंत उपयोगी साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले तो भाषा क्या होती है, उसकी परिभाषा देखते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। यानी भाषा क्या है? तो भाषा एक साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे को देता है और उसके विचारों को ग्रहण करता है। तो उसी साधन को हम भाषा कहते हैं। अब इसकी अरस्तु के द्वारा एक परिभाषा दी गई है, देखते हैं क्या है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। दूसरा है, भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। तीसरा है, भाषा परिवर्तनशील होती है। चौथा, भाषा पैतृक या आनुवंशिक नहीं होती है। और पांचवा, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। इसका अर्थ है प्रारंभ में हमें कठिन लगती है और बाद में आसान हो जाती है। तो ये भाषा की विशेषताएं थी। आगे भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से 2 ही माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। इसमें पहला है मौखिक भाषा। अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का मौखिक रूप होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम, जैसे भाषण देना, कहानी सुनाना, समाचार वाचन, टेलीफोन, दूरदर्शन, रेडियो आदि। ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है लिखित भाषा। अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है, जैसे पत्र, समाचार पत्र, किताबें, जीवनी आदि। ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। अपने विचारों को इशारों या संकेतों द्वारा समझाना सांकेतिक भाषा का रूप है, जैसे यातायात नियंत्रित करता सिपाही या मूक बधिर व्यक्ति। ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? तो भाषा की लघुतम या सबसे छोटी इकाई है। दूसरा है शब्द, सार्थक वर्णों का मेल शब्द कहलाता है। और तीसरा है वाक्य, शब्दों का मेल जो है वो वाक्य कहलाता है। अब है भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले बोली बनती है, फिर विभाषा बनती है और उसके बाद भाषा बनती है। सबसे पहले हम देखेंगे बोली। बोली क्या होती है? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा सामान्यतः बोली कहलाती है। यानी कि एक छोटे क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे सामान्यतः बोली कहा जाता है। बोली का मानक व्याकरण एवं मानक साहित्य नहीं होता है, इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। जैसे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली आदि, ये सभी बोलियां हैं। ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा है विभाषा। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली ना रहकर विभाषा बन जाती है। विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं। तो अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगे, यानी कि किताबें, पत्र पत्रिकाएं छपने लगे और उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ जाए, तो फिर वह बोली ना रहकर विभाषा बन जाती है या इसे उपभाषा भी कहा जाता है। इसके बाद हम भाषा तो पढ़ ही चुके हैं, भाषा क्या होती है। अगला है भाषा परिवार। भाषा परिवार क्या होता है? तो किसी मूल भाषा से विकसित
अन्य सभी भाषाओं के समूह को भाषा परिवार कहते हैं। कोई एक मूल भाषा होती है, उससे विकसित सभी भाषाओं का समूह भाषा परिवार कहलाता है। और जॉर्ज ग्रियर्सन अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार, 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां हैं। ये जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज थे, इनके द्वारा जो है 6 भाषा परिवार बताए गए हैं, 179 भाषाएं बताई गई हैं और 544 बोलियां बताई गई हैं भारत में। प्रमुख भाषा परिवार, पहला है भारोपीय, इसे आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। और भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, मराठी आदि भाषाएं आती है। और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं आती है। तो ये भारत में 2 प्रमुख बड़े भाषा परिवार हैं, एक भारोपी भाषा परिवार है और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार है। भारोपी भाषा परिवार जो है ये उत्तर भारत में इसकी अधिकांश भाषाएं हैं और द्रविड़ भाषा परिवार जो है इसकी भाषाएं जो है दक्षिण भारत में। आगे है प्राचीन भाषाएं। अगर हम बात करें प्राचीन भाषाओं की, तो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसका प्रयोग किया जाता था। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और ये वैदिक सभ्यता में इसका प्रयोग किया जाता था। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से प्रमुख निम्न है। अगर हम बात करें दुनिया की कि दुनिया में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो दुनिया में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है और इनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी या मंडारिन है और इसे लगभग 111 करोड़ लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है अंग्रेजी, लगभग दुनिया में 98 करोड़ लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, लगभग 55 करोड़ के आसपास इसका प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे आती है स्पेनिश और लगभग 52 करोड़ इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आती है अरबी, लगभग 42 करोड़ इसका यूज करते हैं। इसके बाद है हिंदी का नामकरण। ये प्रश्न अभी मध्य प्रदेश एसआई की परीक्षा में भी पूछा गया था। तो हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, जिसे ओल्ड पर्शियन भी कहा जाता है। इसका नामकरण ईरानियों द्वारा किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से विगत वर्षों की परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, इसका समय काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। फिर आई लौकिक संस्कृत, इसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है पाली, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाली से इसका रूप बदलता है प्राकृत में, इसका समय काल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। फिर आती है अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसके बाद आती है अवहट्ट, 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी। इसके बाद आती है पुरानी हिंदी, 1100 ईस्वी से 1850 ईस्वी। और उसके बाद आती है नई हिंदी, 1850 ईस्वी से अब तक। तो इस तरह से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर पुरानी हिंदी और उससे नई हिंदी बनी। हिंदी का वर्गीकरण, सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1890 ईस्वी में हिंदी को 5 उपभाषाओं एवं 18 बोलियों में विभाजित किया। ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। इसी में इन्होंने हिंदी का वर्गीकरण किया है। अभी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे? तो ये एक आयरिश या आयरलैंड के नागरिक थे और इनका जन्म 1851 में हुआ। और इनका पद क्या था? ये भारत में रहते थे और आईसीएस के पद पर काम करते थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज में ये सेवारत थे। मृत्यु 1941 में होती आयरलैंड में और इनकी पुस्तक का नाम मैंने अभी बताया था, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये कौन थे? तो ये एक भाषा वैज्ञानिक थे। हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां आती है और इनको हम बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी की ट्रिक है एबीसी।
ABC से याद रखिएगा, A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। यानी कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अवधी ये मुख्यतः यूपी में बोली जाती है, बघेली ये मुख्यतः MP और यूपी में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इसकी ट्रिक है BK तो B से ब्रजभाषा, K से खड़ी बोली, फिर B से बुंदेली, फिर K से कन्नौजी, फिर B से बांगरू या हरियाणवी। इसके बाद है तीसरा बिहारी हिंदी। इसकी ट्रिक है मेम भोज। इसमें मे से मैथिली, माँ से मगही और भोज से भोजपुरी। ये 3 जो है बोलियां आती है। चौथा है पहाड़ी हिंदी और इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है मग कुमा। इसमें पहला माँ से मंडियाली है, दूसरा गा से गढ़वाली है और तीसरा कुमा से कुमाऊनी है। मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। और पांचवा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी जो है इसकी ट्रिक है मामा मेज ला। यहाँ पे मेज की जगह मेष हो गया है, तो इसको सुधार लीजिएगा, मामा मेज ला। माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, मे से मेवाती, जा से जयपुरी। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर भाषाओं के प्रकार। हम प्रयोग के आधार पर भाषाओं को कई जो है प्रकारों में विभाजित करते हैं और इसमें पहला है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? तो वह भाषा जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वह भाषा जो राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है राजभाषा कहलाती है। इसे शासन संचालन की भाषा भी कहते हैं। यानी कि सरकार जिस भाषा का प्रयोग अपने कामकाज में करता है उसे राजभाषा कहा जाता है या ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी से राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में है। दूसरा है राज्य की राजभाषा। राज्य की राजभाषा क्या होती है? यह राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा है। इसका प्रयोग राज्य के सभी कार्यालयों में किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार की कामकाज की भाषा को राज्य की राजभाषा कहते हैं और सभी कार्यालय जो है वहाँ पे इसी का प्रयोग होता है राज्य के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक या एक से अधिक को राजकीय भाषा के रूप में चुनते हैं। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 345 में। यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो कोई भी राज्य अपनी जो है राजभाषा के लिए 8वीं अनुसूची में से या तो एक भाषा को या एक से अधिक भाषा को चुन सकते हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। यानी कि बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं या राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो आधिकारिक तौर पर तो नहीं है, लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। अब इसका कुछ इतिहास हम देखेंगे तो सबसे पहले संस्कृत को जो है अंबेडकर जी इसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कई लोगों ने इसका विरोध किया। अंबेडकर जी संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन इसका कई लोगों के द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण इसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। दूसरा हिंदी। विधानसभा में कई लोग इसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका विरोध किया। महत्वपूर्ण नोट है, भारत की आधिकारिक तौर पर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हम केवल हिंदी को मानते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। हिंदी भाषा के कई रूप हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं कौन कौन से रूप है। सबसे भाषा क्या होती है? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं, या बचपन में माता पिता या परिवार से सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। हम कह सकते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो वो माता से या परिवार से या समाज से जो सबसे पहली भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। दूसरा है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? तो वह भाषा
जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है मानक भाषा कहलाती है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वह भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। इसे परिनिष्ठित या शिक्षित वर्ग की भाषा भी कहते हैं। तो जिस भाषा का अपना व्याकरण होता है वह भाषा मानक भाषा कहलाती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहलाती है। जैसे हिंदी का अपना एक व्याकरण है तो हिंदी एक मानक भाषा है। संस्कृत भाषा का अपना एक व्याकरण है तो संस्कृत एक मानक भाषा है। अगला है मृत भाषा। मृत भाषा क्या होती है? जिस भाषा का प्रयोग पहले होता था अब नहीं होता, मृत भाषा कहलाती है। जैसे अपभ्रंश, अपभ्रंश एक मृत भाषा है, यानी कि पहले इसका प्रयोग होता था अब नहीं होता। अगला है जीवित भाषा। जिस भाषा का प्रयोग वर्तमान में होता है उसे जीवित भाषा कहते हैं, यानी कि जिसका प्रयोग अभी हो रहा है वो जीवित भाषा है, जिससे हिंदी और बांग्ला। अगला है काव्य भाषा। जिस भाषा में काव्य की रचना की जाती है उसे काव्य भाषा कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा, यानी कि जिस भाषा में कविताएं लिखी जाती है उसे काव्य भाषा कहते हैं। अगला है स्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा। वह भाषा जिसका अनुवाद किया जा रहा है स्रोत भाषा कहलाती है, और वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा है लक्ष्य भाषा कहलाती है। सीधा सा है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की आवश्यकता कहाँ पे होती है? अनुवाद में होती है, अनुवाद के लिए होती है। अनुवाद किसे कहते हैं हम? तो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद करने के लिए दो भाषा की जरूरत होती है, एक होती है स्रोत भाषा और एक होती है लक्ष्य भाषा। स्रोत क्या है? तो वह भाषा जिसका अनुवाद किया जा रहा है स्रोत भाषा कहलाती है, और वह भाषा जिसमें अनुवाद किया जा रहा है लक्ष्य भाषा कहलाती है। जैसे कीप क्वाइट ये स्रोत भाषा है और शांत रहिए ये लक्ष्य भाषा है। यहाँ पे अनुवाद की परिभाषा दी हुई है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। और अनुवाद के लिए हमको दो भाषाओं की जरूरत लगती है, जिनमें से एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा होती है। अगला है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी कामकाजी हिंदी कहलाती है, या कामकाजी हिंदी को ही प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और इसके चार प्रकार है। पहला है कार्यालयी हिंदी, जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है उसको कार्यालयी हिंदी कहते हैं। दूसरा है तकनीकी हिंदी, जो तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है उसे तकनीकी हिंदी कहते हैं, या तकनीकी संस्थानों में जिसका प्रयोग होता है उसे तकनीकी हिंदी कहते हैं। तीसरा है वाणिज्यिक हिंदी, जो वाणिज्यिक क्षेत्र में जो हिंदी प्रयोग की जाती है उसे वाणिज्यिक हिंदी कहा जाता है। और चौथा है जनसंचारी हिंदी, जिसका प्रयोग बोलचाल में होता है उसे जनसंचारी हिंदी कहा जाता है। भाषा एवं उसका विकास। तो किस भाषा का विकास किससे हुआ है? तो सबसे पहले है पूर्वी हिंदी, इसका विकास हुआ है अर्धमागधी से। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, इसका विकास हुआ है सोरसेनी से। तीसरा है बिहारी हिंदी, इसका विकास हुआ है मागधी से। चौथा है पहाड़ी हिंदी, इसका विकास हुआ है खस से। और पांचवा है राजस्थानी हिंदी, इसका विकास हुआ है सोरसेनी से। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।